और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन सेइंग प्लीज। और हमारे चैनल की एक खासियत ऐसी है कि हम हर एक लेक्चर हिंदी में एक्सप्लेन करके बताते हैं, जो स्टूडेंट्स को, अगर आप खुद भी हर एक शब्द का अर्थ आपको अगर पता करना है तो आप ये लेसन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हर एक वर्ड का, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड का और सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन, फुल एक्सप्लेनेशन, फुल समरी इन इंग्लिश विथ हिंदी। सो चलिए चलते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जैसे कि नया लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका लिंक या फिर उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आ जाएगा। दिस इज द लेसन, दिस इज द स्टोरी ऑन सेइंग प्लीज। इट हैज बीन रिटन बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। उनका जो टाइम पीरियड था 1865 to 1946। वॉज born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. वे जब उन्होंने करियर की शुरुआत की तो वे जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी। At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News in London. ये है उनकी तस्वीर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर की। अंडर द pseudonym पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लॉ, he made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. He raised the questions of morality in everyday life. जो नैतिक मूल्य है हमारे जीवन के, जो किसी भी व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सो उनके हर एक स्टोरी से जितना भी उन्होंने राइटिंग किया है, हर एक राइटिंग में एक यूनिकनेस है कि वो सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं। एंड इन ऑन सेइंग प्लीज, इस लेसन में, इस स्टोरी में, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. उन्होंने इस स्टोरी थ्रू जो भी गुड मैनर्स, अच्छे जो तौर तरीके होते हैं, जो बिहेवियर होता है, जो सामाजिक जीवन में जब हम समाज का एक हिस्सा बनकर जीते हैं तो हमको कर्टसी एंड पोलाइटनेस, यानी कि जो भी अच्छे मैनर्स है और जो विनम्रता से और बहुत ही शांत स्वभाव से हमें उनको लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. ये बताते हैं कि जो पोलाइट स्पीच है, विनम्रता से बोलना, और जो मैनर्स है, जो कि आपके अच्छाई है, उससे आप जो एटमॉस्फेयर है, स्वीटन, यानी जो भी वातावरण आप क्रिएट करते हो उसमें बहुत ही मिठास होती है जो आपके आसपास होता है। एंड हाउ डिसकर्टसी, और जब आप बेरुखी से व्यवहार करते हो, सो इल मैनर स्पॉइल और पॉल्यूटेड। सो इल मैनर यानी कि जो भी बुरा वर्ताव है जिससे कि पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। सो ये इस लेसन से हमें यही पता चलने वाला है कि जब अच्छा बिहेव आप करते हो, जब अच्छे गुड मैनर्स के साथ आप किसी से बिहेव करते हो, सो उसके परिणाम क्या होते हैं, और जब आप रूडली किससे बिहेव करते हो तो उसका परिणाम क्या निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट। The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सिटी ऑफिस के एक युवा लिफ्टमैन ने दूसरे ही दिन की सुबह एक यात्री को अपने लिफ्ट से बाहर फेंक दिया था और इस अपराध के लिए लिफ्टमैन को जुर्माना लगाया गया था। ओके, ऑफेंस यानी अपराध। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। ये जो बात थी तो सिर्फ प्लीज क्यों नहीं कहा, कृपया क्यों नहीं कहा, यह कृपया न कहने का एक सवाल था। द कंप्लेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप। ओके, द कंप्लेंट, यहाँ पे देखिए दी या फिर द आप बोल सकते हो। द कंप्लाइनेंट एंटरिंग द लिफ्ट, यानी कि जो भी शिकायत करता है, जब वो लिफ्ट में प्रवेश करता है तो वो सेड टॉप, वो सिर्फ बोलता है कि टॉप यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज, लेकिन जो लिफ्ट मैन होता है सो उसकी डिमांड होती है, लिफ्ट मैन ने टॉप प्लीज की मांग की। ओके, to comply with the instructions. Okay, so top, the liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instructions but hurled the passenger out of the lift. और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी वो लिफ्ट में जाने वाला जो इंसान था, जो यात्री था, सो इसने
प्लीज कहने से इनकार कर दिया और लिफ्ट कर्ता ने उसको हल्ट द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, तो उसने उस यात्री को बाहर ढकेल दिया। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फॉर, और यह निश्चित रूप से तौर तरीके पर टीका करने का एक विषय बन चुका था। Discourtesy is not a legal offense। देखिए, discourtesy is not a legal offense। discourtesy यानी असभ्यता, offense यानी कि अपराध, legal यानी कानूनी, यानी कि असभ्यता एक कानूनी अपराध नहीं है। and it does not excuse assault and battery, और लेकिन इसका मतलब ये आपको हमला और हिंसा करने की इजाजत नहीं देता। असॉल्ट यानी हमला, बैटरी यानी हिंसा करने की आपको इजाजत नहीं देता। इफ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल एक्विट मी। देखिए, अगर कोई चोर, बर्गलर यानी कि अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है, अगर मैं उसे पीटता हूँ तो कानून मुझे बरी कर देगा। एक्विट मी यानी बरी कर देना। एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, अगर मेरे ऊपर शारीरिक हमला किया जाता है, it will permit me to retaliate with reasonable violence, तो यह मुझे उचित हिंसा या प्रतिकार करने की अनुमति देगा। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा, अभी आगे जाके पढ़ते हैं। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चोर या फिर मेरे पर हमले करने वाला जो हमलावर है, दोनों ने भी कानून के काफी निश्चित नियमों को तोड़ा है। कमांड्स ऑफ द लॉ यानी कि कानून के नियम, बट नो लीगल सिस्टम वुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन कोई भी कानून प्रणाली बुरे शिष्टाचार या फिर बुरे बर्ताव के खिलाफ कानून बनाने का प्रयास नहीं कर सकती है। और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस, ओके, or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense, या फिर या ऐसी किसी चीज के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है जिसे वह स्वयं कानूनी रूप से दंडनीय अपराध के रूप में मानती है। एंड वॉट एवर आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, और लिफ्टमैन के साथ हमारी जो भी सहानुभूति है, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल, हमें यह मानना चाहिए कि कानून सबके साथ एक जैसा है। ठीक है, एंड it would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior। और इसका मतलब यह नहीं कि यह कभी नहीं होगा अगर हम लोगों के कानों पर घुसे मारे क्योंकि हमें उनका व्यवहार पसंद नहीं है, ओके, और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस या फिर उनके आवाजों का स्वर पसंद नहीं है, और द स्कॉल ऑन देयर फेसेस या फिर उनके चेहरे पर नाराजगी पसंद नहीं है। स्कॉल यानी कि नाराजगी, ठीक है। आवर फीस्ट वुड नेवर बी आइडल, यहाँ पे देखिए IDLE, इसका मतलब होता है बेकार, और जो हमारे घुसे हैं ये कभी बेकार भी नहीं बैठते। एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे, और पूरे दिन शहर के नाले खून से लथपथ रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया तो यानी कि किसी ने आपको तिरछी नजर से देखा या फिर उनकी जो आईब्रोज है वो ऊपर करके देखा, या फिर उसकी आवाज आपको पसंद नहीं है, उसका चेहरा आपको पसंद नहीं है, व्यवहार पसंद नहीं है, तो आप किसी को मार नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता तो हर रोज हमारे शहर के नाले खून से लथपथ रहते, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation। मैं जितना हो सकता हूँ उतना असभ्य हो सकता हूँ और कानून ऐसी बदतमीजी के लिए मेरी रक्षा करेगा। I may be as uncivil, uncivil यानी असभ्य, as I may please and the law will protect me against violent retaliation, और ऐसी जो बदतमीजी है उसके खिलाफ कानून मेरी रक्षा करेगा। I may be haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow। I may be haughty यानी कि मैं घमंडी हो सकता हूँ, बुरिश या फिर असभ्य हो सकता हूँ, अशिष्ट हो सकता हूँ, एंड देर इज नो पेनल्टी, और इसके लिए मुझे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड पीपल फेलो, और इसके नहीं देनी पड़ेगी, मुझे कोई पेनल्टी या फिर कोई जुर्माना इस बात के लिए देना नहीं पड़ेगा, इसके इसी के बारे में ऐसा लिखा जाएगा कि मैं एक बदतमीज किस्म का इंसान हूं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज
The law does not compel me to say please or to attune my voice to the other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. और इस तरह कानून मुझे कृपया कहने के लिए मजबूर नहीं करता है. ओके कानून मुझे कृपया कहने के लिए मजबूर नहीं करता. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज. कंपेल यानी कि यह कंपेल यानी कि कंपलसरी नहीं है कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, आपको कृपया का यूज करना ही है, आपको मजबूर नहीं कर सकता. ओके टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटीज, और दूसरे लोगों की संवेदनशीलता को मेरी आवाज से बुरा लगे. or any more than it says that I shall not wax my mustache. अगर कानून मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि तुम अपने मूछे सफाचट कर दो, मॉस्टेच यानी कि आपकी मूछे, और डाई माई हेयर या फिर अपने बालों को कलर करो या ना करो, और वियर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, या फिर आपने पीठ के ऊपर की बालों को लटे नहीं रख सकते. इस तरह से कानून मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कॉम्पनसेशन, क्योंकि यह नहीं मानता कि किसी की भावनाएं दुखाने पर कोई हर्जाना भरे. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स. ओके भावना है दुखाना एज अ केस फॉर कॉम्पनसेशन, और इसके लिए हमें कोई हर्जाना भी नहीं भरना पड़ेगा. देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स. इन मामलों में इन सब कुछ ये जो मामले होते हैं इनमें मॉरल यानी नैतिक एंड इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक रूप में आपको कुछ नहीं मिल सकता है. अगर आप किसी से बदतमीजी से व्यवहार करते हो, अगर आप प्लीज का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इसके लिए कानून आपको कोई सजा नहीं देगा. यही हमें जो लेखक है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. लैसरेशन का मीनिंग है कट और टीयर. ओके ध्यान में रखिएगा. चलिए, दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल. इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो नुकसान या बुरा लगा है उसी के बारे में सोचते रहे. नेग्लिजिबल यानी कि न सोचना. इसका ये मतलब नहीं कि आपको जो नुकसान हुआ या बुरा लगा है कि उसी में बारे में आप दिन भर सोचते रहे. इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वॉज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins. shins यानी पैरों के नीचे का हिस्सा. इसी के यह संभावना है कि लिफ्टमैन को ऐसा लगा था. इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट. इसका मतलब है कि लिफ्टमैन को ऐसा लगा था कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी नहीं है, उसका औहदा उतना नहीं है, और इसकी वजह से उसका कहना माना नहीं गया था. ओके एंड इसी की वजह से उसके पैरों पर कोई लात मारता है और माना नहीं गया था, और इस बात से उसके दिल को बहुत बुरा लगा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसके पैरों पर लात मारता, यानी कि पैरों के नीचे का हिस्सा यानी शिन्स, या कि पैरों के नीचे के हिस्से पे अगर कोई लात मारता है. ओके फॉर which he could have got a legal redress, for which he could have got a legal redress. और इसके लिए न्याय या फिर हर्जाना भी मिल जाता, ऐसा उसको लगता है. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शीन्स सून passes अवे, बट द पेन ऑफ अ वाउंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट और आवर वैनिटी में पॉइजन अ होल डे. इसका मतलब है कि अगर कोई हमारे पैरों के नीचे के हिस्से पर अगर कोई लात मारता है तो इसका दर्द जल्दी ही दूर हो जाता है. थोड़ी देर बाद हमें उसका उतना दिमाग में कुछ रहता नहीं, लेकिन अगर हमारे स्वाभिमान या फिर घमंड पे अगर कोई घाव लगा दे तो उसका दर्द हमारे पूरे दिन को जहर की तरह बर्बाद कर देता है. सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि हमारा स्वाभिमान. ओके I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. लेखक कहते हैं कि मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लिफ्टमैन को उस आदमी की वजह से बहुत बुरा लगा था और इसी वजह से उसने उस आदमी को लिफ्ट से बाहर फेंका था. ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द हार. ओके अगर वो ऐसा नहीं करता, and visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस, यानी कि जो संतुलन बनाए रखना. अगर वो उस लिफ्ट में जो आदमी आया था अगर उसको बाहर अगर पटकता नहीं, फेंकता नहीं, और ऐसी हरकत अगर वो उस समय पर नहीं करता,
तो वो क्या करता कि ये उसका दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन यानी बैलेंस, तो वो घर जाता, शाम को जब घर जाता तो अपने बीवी के साथ उसी तरह का व्यवहार करता। इस तरह लेखक हमें बता रहे हैं। For there are few things more catching than bad temper and bad manners. बुरे स्वभाव और बुरे शिष्टाचार की तुलना में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमारा ध्यान खींचती है। बैड टेम्पर यानी कि बुरा स्वभाव एंड बैड मैनर्स यानी बुरे शिष्टाचार या फिर बुरा वर्ताव। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man. यहाँ पे देखिए लेखक ने एक किस्सा यहाँ पे दिया है। This is the Sir Anthony Absolute, page boy. This amazing incident is described in Act 3. जो इनका इंसिडेंट है सर एंथनी एब्सोल्यूट पेज बॉय करके एक जो नाटक है उसमें का ये सीन है, सीन नंबर 1, ओके, ऑफ द रिवल 1775, a comedy by Sheridan. Sir Anthony is Captain Jack Absolute's father and Fag is the son's servant. So इनकी ये जो कहानी है, तो इस कहानी का एक किस्सा यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि when Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, ओके, bullied यानी थ्रेटन यानी कि धमकाना, कि जब सर एंथनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को तंग किया या फिर उनको तंग किया या फिर धमकाया, द लैटर वेंट आउट एंड बुलिड हिज मैन, और जिसको तंग किया था तो वो जो एब्सोल्यूट है उसने फिर बाहर जाकर जो उसके यहाँ काम करने वाला आदमी है फाग, उसका नाम क्या था, फाग, तो उसको तंग किया, उसको परेशान किया। वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउनस्टेयर्स, और जो फैग नाम का जो इंसान था तो वो नीचे चला गया, ओके, ही वेंट आउट डाउनस्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय, और वहां पे जो पेज बॉय था, ठीक है, पेज बॉय यानी कि उनके वहां का जो सर्वेंट था, तो उस लड़के को काम वाले लड़के को उसने लात मारी। Probably the man who said talk to the lift man was really only getting back on his employer. यानी कि ये जो किस्सा यहाँ पे लेखक ने हमें सुनाया है, सो इससे ये बताने की कोशिश करें कि शायद जिस आदमी ने लिफ्ट मैन को टॉप कहा था, ठीक है, सिर्फ टॉप कहा था और प्लीज नहीं कहा था, शायद वास्तव में केवल अपने काम से वापस आ रहा था। ही इज गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम, और उसके जो काम के जो उसका बॉस है, शायद उसके बॉस ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है बॉस ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा, बिकॉज उसका कारण यह हो सकता है ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपेक्ड एट ब्रेकफास्ट। हैंडपेक्ड यानी जोरू का गुलाम, ये इसका एक अर्थ है कि उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी ने उसको सुबह नाश्ते के टाइम पे उसके बॉस की पत्नी ने उसके बॉस को नाश्ते के टाइम पे कुछ खरी खोटी सुनाई होगी, ठीक है, by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. और उसकी पत्नी क्यों उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसकी पत्नी ने क्यों की, शायद ऐसा हो सकता है कि जो पत्नी थी उसके साथ जो रसोई वाला था, जो हाउसमेड थी, उसने ढीठ की तरह, इंसोलेंट यानी ढीठ की तरह व्यवहार किया था, बात की थी, एंड हाउसमेड सॉरी द कुक यानी कि जो रसोई वाला है हैड बीन इंसोलेंट, यानी इंसोलेंट का मतलब है ढीठ की तरह बात करना, और वो जो कुक है उसने शायद इसलिए ढीठ की तरह बात की होगी उस पत्नी के साथ बॉस के, शायद कि द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक, शायद कि रसोई वाली जो काम वाली है, रसोई में काम करने वाली, उसने उसे उल्टा जवाब दिया होगा। यहाँ पे लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी स्टोरी है कि जब कोई बुरा बर्ताव करता है तो उसका जो आगे का जो पर्सन है, सो उस पे भी वैसा ही बुरा असर पड़ता है और वो बुरी तरह ही सबके साथ व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ये एक श्रृंखला की तरह बन जाता है और एक वायरस की तरह ये फैल जाता है, ठीक है, ये लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स, इल यानी बीमार, हम अपने बीमार व्यवहारों से पूरी दुनिया को संक्रमित करते हैं, यानी कि एक को बुरा लगा तो वो दूसरे को कुछ तो बोलेगा, दूसरे को लगा तो तीसरे को, इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे को तीसरा, हर एक का दिन फिर खराब होता जाता है। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। लेखक हमें बताते हैं कि बुरे शिष्टाचार से जितने लोगों की जिंदगी खराब होती है, शायद ही साल भर में अपराध यह काम नहीं कर सकते हैं। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर हस्बैंड, ओके, फॉर वन वाइफ, यहाँ पे लेखक ने और एक उदाहरण दिया है। लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि
For one wife who gets a black eye from an otherwise good natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the शेडो ऑफ मोडोसे टेम्पर। यहाँ पे देखिएगा ये बता रहे फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर हस्बैंड, कि एक पत्नी जो अपने पति से घरेलू हिंसा के बाद उसकी आंख काली हो जाती है। लेकिन उसके बाद लेखक यह भी बता रहे हैं कि देर आर 100, कि ऐसी 100 औरतें भी है हु लिव अ लाइफ ऑफ मर्टीड्रॉम, ओके, मर्टायरडॉम हम बोल सकते हैं इसको, कि जो शहादत की जिंदगी जीते हैं अंडर द शैडो ऑफ अ मोरोसे टेम्पर, कि जो एक उदास और गुस्सेल स्वभाव, मोरोसे टेम्पर यानी उदास गुस्सेल स्वभाव की छाया के नीचे शहीद की तरह जीवन जीती है। बट ऑल द सेम द लॉ कैनॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स, लेकिन कानून हमारे निजी शिष्टाचार का संरक्षक नहीं बन सकता है। नो डेकालॉग्यू could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. No decalogue, okay, no decalogue could cover the vast area of the offense। यहाँ पे ये देखिए decalogue का मतलब है कि ईसा मसीह के जो बाइबल में ईसा मसीह के जो 10 प्रधान आदेश दिए हैं कि ये किसी के गुनाह को, अपराधों के विशाल क्षेत्रों को कवर नहीं कर सकता है। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर लॉ विच गवर्न आर सोशल सिविलिटीज, और कोई अदालत एक एक ऐसे कानून का संचालन नहीं कर सकती है जो हमारी सामाजिक नागरिकता हो, आर स्पीच हमारा भाषण हो, या फिर द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज हमारी भौहों का झुकाव हो, टिल्ट यानी झुकाव, हमारी भौहों का झुक जाना हो, एंड ऑल आर मूड्स एंड मैनर्स, और हमारी जो मनोदशा है, हमारे शिष्टाचार है, इसको नियंत्रित करने का काम कोई भी अदालत या फिर कोई किताब नहीं कर सकती। But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him। लेकिन यद्यपि हम लिफ्टमैन के खिलाफ फैसले का समर्थन करने के लिए बंधित है, ज्यादातर लोगों को उसके साथ एक निश्चित सहानुभूति जरूर होगी। While it is true that there is no law that compels us to say please, हालांकि यह सच है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमें कृपया कहने के लिए मजबूर कर सके। There is a social practice, there is a social practice, यानी कि यहाँ पे there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil। इस दुनिया में सामाजिक एक प्रथा है जो कि किसी भी कानून की तुलना में बहुत पुरानी और अधिक समय से चली आई हुई है, जो हमें सभ्य होने के लिए प्रेरित करती है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस, और सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हमें सेवा मिलने पर उसके बदले में धन्यवाद देना चाहिए। Please and thank you are the small change with which we pay our way as social beings। कृपया, प्लीज यानी कृपया, और थैंक यू यानी धन्यवाद, यह छोटे शब्द इन शब्दों का हमें सामाजिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly। यह वे छोटे शिष्टाचार है जिनके द्वारा हम जीवन की मशीन जो हमारी चलती है, जो जीवन की मशीन के तेल की तरह काम करते हैं और जो सब कुछ अच्छे से चलाने के लिए मदद करते हैं। They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy given and take। ओके, यहाँ पे देखिए इंटरकोर्स का मतलब है एक दूसरे से जो मिलते हैं लोग। They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take, कि यह दोस्ती और एक दूसरे से मेल जोल को बनाए रखने में मदद करती है। Instead of on the basis of superiors dictating to inferiors, या कि बजाय वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कनिष्ठ लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ वेरी वल्गर माइंड, यानी कि यह एक बहुत ही अशिष्ट मन होगा, बहुत ही गंदा दिमाग होगा, मन होगा। दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग, यह एक ऐसा बहुत ही पूरा वर्ताव वाला मन होगा जो सिर्फ आज्ञा देना चाहेगा, सिर्फ ऑर्डर देना चाहेगा, कि वो सिर्फ सेवा लेना चाहता है। ओके, एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, और उसे इच्छा और अच्छी भावना के बजाय असंतोष के साथ फिर सेवा मिले। अगर आप प्लीज और थैंक यू इन शब्दों का अगर इस्तेमाल नहीं करते हो और आपको अगर डायरेक्टली किसी से कुछ सर्विस चाहिए विदाउट टेलिंग देम प्लीज और थैंक यू, सो जो आपको सेवा मिलने वाली है सो वो भी असंतोष के साथ ही आपको मिलने वाली है। यह यहाँ पे लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं।
आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। अभी इससे संबंधित उसके जो दोस्त है बस कंडक्टर, उनका उदाहरण अभी यहाँ पे लेखक दे रहे हैं, उनके निजी जीवन में जो ये किस्सा हुआ था, तो बस कंडक्टर का एक उदाहरण वो यहाँ पे दे रहे हैं, जो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हुए थे। By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. और ये बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल यानी भेदभावपूर्ण ये जो शीर्षक है, इससे आमतौर पर जो कंडक्टरों को फटकार लगाने का सुझाव देने का वो इरादा नहीं रखते हैं। यानी कि वो सिर्फ ऐसा नहीं बोलती कि बाकी के बुरे और वो एक ही अच्छा था, ऐसा उनका कुछ इरादा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी यानी इसके विपरीत, आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर अ फ्यू क्लासेस। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब है स्टूडेंट्स, ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स इसके विपरीत। ऑन द कॉन्ट्ररी, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than बस कंडक्टर्स डू। इसके विपरीत इन लेखक को लगता है कि बस कंडक्टर उन लोगों के ग्रुप में से है जो कि बहुत कोशिश करते हैं अपनी सेवा अच्छी तरह से दे सके। ओके, हियर एंड देयर, इधर और उधर, यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमन। इधर उधर कभी कभार आप ऐसे कुछ कंडक्टर से मिलते हो who regards the passengers as his natural enemies, जो कि जो बस में चढ़ने वाले जो जू होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनकी तरफ यानी कि सिर्फ उनको धोखा देने वाले हैं, इसी नजरिए से वे देखते हैं। और as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इनका इरादा सिर्फ उन्हें चीट यानी कि धोखा देने का ही है। And who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner, और उनको लगता है कि ऐसे लोगों को सिर्फ ऊंची आवाज और आक्रामक तरीके से ही ईमानदार रखा जा सकता है। But this type is rarer than it used to be, पर ऐसे जो नमूने हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, पहले की तुलना में अभी बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही यानी कि कम से कम मिलते हैं। I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that the standard is observed. यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जनता को अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी के लिए शुक्रगुजार है, यानी कि जो मेट्रो की सेवा है वो बता रहे हैं, वो लंदन में उनका जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, उन्होंने यहाँ पे दिया है कि वहाँ पे जो मेट्रो चलती है अंडरग्राउंड, कि जनता को रेलवे कंपनी का शुक्रगुजार होना चाहिए जो बसों को भी चलाते हैं, और वहाँ की जो रेलवे है वैसी बसें भी वहाँ पे चलती हैं, फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स, और वे जनता के लिए अपने कर्मचारियों में सभ्यता की एक निश्चित मानक पर जोर देते हैं, दैट द स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व्ड, और उस पर वो ध्यान भी रखते हैं कि क्या वो जो उनके कर्मचारी हैं वो अच्छी तरह से सभ्यता से लोगों से पेश आ रहे हैं या फिर नहीं। In doing this, it not only in doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public, ऐसा करने में यह न केवल यात्रा के लिए चीजों को सुखद बनाता है, but performs an important social service, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा भी करता है। It is not therefore with any feeling of unfriendliness, इसलिए कि it is not therefore with any feeling, it is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. और यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि इसलिए मेरे मन में जो एक बस कंडक्टर के प्रति जो सम्मान है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाकी के कंडक्टर के प्रति मेरे मन में कोई असंतोष या फिर द्वेष की भावना है। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. या फिर लेखक बता रहे हैं कि पहली बार उन्हें मौजूदगी के प्रति सचेत हुए जब वे बस में उन्होंने छलांग लगाई, और जब उन्होंने ढूंढा और उनको जब ये पता चला कि उनके जेब में तो अभी कोई पैसे नहीं है और वो घर पे छोड़ के आए हैं। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मैं पहले उनकी मौजूदगी से बहुत परेशान हो गया कि
और उनको पहली बार उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ बस कंडक्टर के, कि जब वे बस में चढ़े और उनके जेब में पैसे नहीं थे टिकट के लिए। एवरीवन हैज हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग्स, और लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर किसी के पास ऐसे अनुभव और एहसास होते हैं। द मिक्स फीलिंग्स, मिश्रित भावनाएं होती है। विच द डिस्कवरी अराउजेस, जिससे कि अनुभव मिलते हैं। डिस्कवरी अराउजेस यानी कि अनुभव मिलना। यू आर annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि आपको खुद पर गुस्सा आता है। You are annoyed because you look like a fool, क्योंकि आप सबसे अलग और सबसे मूर्ख अपने आप को पाते हो ऐसी सिचुएशन में। You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say। और ऐसी हालात में, अगर ऐसी कंडीशन में अगर कंडक्टर आपकी तरफ ठंडी आंखों से देखता है, उन आंखों से देखता है कि यस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक, हाँ मुझे पता है कि यह बहुत पुरानी चाल है। स्टेल ओल्ड ट्रिक यानी बहुत पुरानी चाल है। नाउ देन, तो अब, ऑफ यू गेट, तुम उतर जाओ। तब कंडक्टर क्या बोलते हैं, तो चलिए अभी आगे उतर जाओ। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजिली, और यहाँ तक कि अगर कंडक्टर एक गुड फेलो यानी अच्छा इंसान है तो वो आपको आसानी से नीचे जाने देता है। यू आर फेस विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट यानी कोई आपकी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, ठीक है, जो आपको अटेंड करनी है या फिर किसी से मिलना है। यू आर फेस विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, तो आपको जो एहसास होता है कि आपको कहीं पे जाना है या फिर आपको असुविधा का सामना करना पड़ता है। यू आर फेस विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक। नेसेसिटी यानी कि असुविधा का सामना करना पड़ना। इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट, जो कि अगर आपको ट्रेन या कोई मीटिंग पर पहुंचने के लिए आने वाली तकलीफें और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। हैविंग सर्च माई पॉकेट, यहाँ पे देखिए कि हैविंग सर्च माई पॉकेट इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, यहाँ पे लेखक जब लेखक फिर भी अपनी जेब में हाथ डालकर ढूंढ रहे थे कि शायद उनको जेब में कुछ पैसे मिल जाए। कॉपर्स यानी कि ये जो वहाँ की करेंसी है, कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, यानी कि लंदन में ये पुरानी करेंसी कॉपर के कॉइन्स यूज किए जाते थे, तो वो ढूंढ रहे थे अपने पॉकेट में शायद कि उन्हें मिल जाए। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस, पेनीलेस यानी कि बिना पैसे के होना। फिर उन्हें पता चल जाता है कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। I told the conductor with as honest as face as I could assume that I couldn't pay the fare। फिर उन्होंने कंडक्टर को उतनी ही ईमानदारी से देखा, ईमानदारी से चेहरा बना के उनकी तरफ देखा और उनको कहा कि मुझे लगता है कि मैं आपका किराया नहीं दे सकता एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे पैसे के लिए वापस जाना पड़ेगा। ओ यू नीडंट गेट ऑफ, तब उनको कंडक्टर से जो रिस्पॉन्ड मिलता है वो बोलते हैं ठीक है। ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ओ आपको उतरने की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं है। ही सेड ऑल राइट, ठीक है। सेड आई, लेखक ने कहा ठीक है, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, सो मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, तो फिर कंडक्टर ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा टिकट बुक कर देता हूँ। वेयर डू यू वांट टू गो, और कंडक्टर ने लेखक से पूछा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। एंड ही हैंडल हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong। ये एक जगह है वहाँ की। तो लेखक को ऐसा लगा जब उन्होंने पूछा उसको कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, और अब उसके हाथ में जो टिकट का बंडल था वो पकड़कर उसने ऐसे घुमाया जैसे कि वो उसे बताना चाहता था कि बैंक से लेके हांगकांग तक अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना है तो मैं तुम्हें टिकट देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से लेखक को तब एहसास हुआ। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go। लेकिन उसने कहा कि आप बहुत दयालु हैं, और उसने कहा कि फिर लेखक ने कंडक्टर को कहा कि आप बहुत दयालु हैं और उसको बताया कि उनको कहाँ पे जाना है। एंड एज ही गिव मी द टिकट आई सेड, जब उन्होंने टिकट दे दिया, कंडक्टर ने लेखक को टिकट दिया, तो लेखक ने कहा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, लेकिन मैं किराया कहाँ पे भेजूंगा। Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully। cheerfully यानी कि हंसते हुए, कंडक्टर ने उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि तुम मुझे कभी ना कभी जरूर मिलोगे। As he turned
टू गो, और वो जाने के लिए मुड़ गए। एंड देन लकीली, और फिर सौभाग्य से, माई फिंगर्स, लेखक की जो उंगलियां है, स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट, लाइटनिंग ऑन शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वायर। शिलिंग यानी करेंसी होती है, वहाँ की जो करेंसी है, तो वो उनके जेब में पड़ी हुई थी, और उनके हाथ जो उंगलियां हैं वो जेब में ढूंढ ही रही थी कि कहीं तो वो पैसा मिल जाए, और उनको वो पैसा मिल गया। लकीली, सौभाग्य से उनको पैसे मिल गए, और उन्होंने वो टिकट का जो पैसा था वो कंडक्टर को दे दिया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर एंड एक्शन हैड गिवन मी। लेकिन लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने जो टिकट का पैसा दे दिया था, लेकिन उस बात ने उस खुशी की चमक को कम नहीं होने दिया जो मुझे एक अच्छे स्वभाव से मिली थी। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, माई मोस्ट सेंसिटिव टो was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus। जब वो बस में बैठे थे लेखक, तो उनके पैर पर किसी का तो पैर पड़ा, और उनका जो संवेदनशील अंगूठा था पैर का, उस पर किसी ने जोर से पैर दिया और उनका अंगूठा दुख गया। I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance। और लेखक ने ऊपर की ओर देखा तो उनको, जो वो बस कंडक्टर थे जिन्होंने उनकी मदद की थी, तो उन हंसते हुए चेहरे के साथ उनकी तरफ देखते हुए दिखे। सॉरी सर, ही सेड। कंडक्टर ने उसको कहा कि मुझे माफ कर दीजिए सर। आई नो दीज आर हेवी बूट्स, मुझे पता है कि ये मेरे जूते काफी भारी हैं। Got him because my own feet get trod on so much। got some because my own feet get trod on so much। यहाँ पे got some का यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, got some because my own feet get trod on so much and now I'm treading on other people's। और वो कहते हैं कि इससे मेरे खुद के पैर भी बहुत बार कुचल जाते हैं, और अब मैं लोगों के पैर भी कुचल रहा हूँ। होप आई डेंट हर्ट यू सर। और उन्होंने कहा कि आशा है कि मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई है। He had hurt me but he was so nice about it that I assured him he hadn't। और लेखक का पैर तो दुखा था, अंगूठा दुख गया था, लेकिन कंडक्टर ने जितनी प्यार से, जितनी अपनी से उनसे बात की थी, उससे लेखक ने उनको एहसास दिलाया कंडक्टर को कि कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम व्हेनेवर आई बोर्डेड हिज बस एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कांस्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। इसके बाद जब भी लेखक बस में चढ़ते थे, वे उस बस कंडक्टर का निरीक्षण करते थे, और उनके अच्छे बर्ताव से लेखक को भी बहुत खुशी मिलती थी। He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable। जिससे उनके यात्रियों का सफर आरामदायक, उनके पास धैर्य की अटूट सीमा थी जो उनको वरदान की तरह मिली थी, जिनसे कि उनके यात्रियों का सफर भी आरामदायक बनता था। इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस यानी कि जो धैर्य की अटूट सीमा है, इसको हम बोलेंगे धैर्य की अटूट सीमा का उनको वरदान मिला था, गिफ्ट मिला था, कि जिससे लोगों का सफर पे आरामदायक बनाए देते थे। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside। और लेखक ने देखा था कि जब वो डबल डेकर बस में जब ट्रैवल करते थे, तो ऊपर की तरफ जो लोग बैठे हुए थे, तो अगर बारिश हो जाती थी तो वो सीढ़ियों से ऊपर चले जाते थे, और ऊपर अगर कोई बूढ़े इंसान हो, अगर कोई छोटे बच्चे हो, कोई भी इंसान हो, उनको वो नीचे जगह है ऐसा कहते थे। देन विथ ओल्ड पीपल यानी कि जो बूढ़े इंसान, यानी कि बूढ़े लोगों के साथ उनका जो व्यवहार था, वो एक उनके बच्चों की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे, कि that he seemed to have an exhaustible fund of patience and had a gift for making his passengers comfortable। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside। With old people, he was as considerate as a son, and with children as solicitous as a father। यहाँ पे देखिए, वो बूढ़े लोगों के साथ उनके बेटे के रूप में, और बच्चों के साथ एक पिता की इमेज की तरह वो ध्यान रखते थे। एंड विथ चिल्ड्रन एज सोलिसिटियस फादर यानी कि पिता की तरह जो ख्याल रखते हैं वह। ही हैड एविडेंटली अ पेक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल। और उनके दिल में जो युवा लोग थे उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान था। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जस्ट विद देम। मेरी जस्ट यानी कि मजाक मस्ती करना, और वो घुल मिल कर रहते थे। युवा लोग जब बस में आते थे तो
उनके साथ उनका स्वभाव हंसी मजाक का था, उनके साथ वो घुल मिलकर हंस बोलकर मजाक करते हुए बात करते थे। इफ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन अ बोर्ड, जब कोई अंधा आदमी, ब्लाइंड मैन यानी अंधा आदमी चढ़ता था बस में, इट वॉजंट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट, तो उसको सिर्फ वो फुटपाथ पर उतारते नहीं थे अच्छे से, ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट टू वेट while he took him across the road or round the corner। तो वो क्या करते थे कि ड्राइवर कॉल टू बिल इन फ्रंट, यानी कि जो आगे की तरफ जो ड्राइवर बैठे रहते थे उनको वो बोलते थे कि रुक जाओ, और रुकने के लिए कहते थे, और उस अंधे आदमी को वो रोड के अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर, एंड ही टुक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर, यानी कि रोड की दूसरी तरफ, रास्ते की दूसरी तरफ छोड़ कर आते थे, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या फिर अच्छे से उनको उनकी जगह पर छोड़ के आते थे। इन शॉर्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए संक्षेप में, I found that he irradiated such as atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैंने पाया कि उनसे अच्छे स्वभाव और दया के ऐसे माहौल को बनाया था कि वो उनके बर्ताव से पता चल जाता था, और यह एक अच्छे स्वभाव का बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमें लेखक के द्वारा पढ़ने को मिला है। What struck me particularly was the ease with which he got through his work। यानी कि मुझे विशेष रूप से उनके काम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला था। If bad manners are infectious, so also are good manners। यहाँ पे लेखक कहते हैं यदि बुरे शिष्टाचार संक्रामक है तो अच्छे शिष्टाचार भी होते हैं। अगर बुरे शिष्टाचारों से, बुरे बर्ताव से अगर पूरा दिन खराब होता है तो अच्छे बर्ताव के कारण पूरा दिन अच्छा भी तो हो सकता है। If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil। अगर हम कटुता या फिर बुरे बर्ताव का सामना करते हैं तो हम में से ज्यादातर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। But it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people। और यहाँ पे देखिए एक असामान्य रूप से गंवार व्यक्ति होगा जो अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करेगा। अनकाउथ यानी कि गवार, या फिर जिसको कुछ समझ में नहीं आता ऐसा व्यक्ति। इट इज विथ मैनर्स एज विथ द वेदर। इट इज विथ मैनर्स एज विथ द वेदर, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मौसम और शिष्टाचार या फिर बर्ताव एक जैसे काम करते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे, सेड किड्स। किड्स ये जो एक बहुत ही महान कवि थे, उन्होंने कहा है कि कुछ भी नहीं है एक अच्छे आत्मा के सिवाय जो मेरे दिल को ठीक महसूस करवाता है। And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day। और वे कहते हैं कि कुछ भी नहीं है एक अच्छे आत्मा के सिवाय जो मेरे दिल को ठीक महसूस करवाता है, और एक हंसमुख व्यक्ति उदासीनता पर ऐसे उतरता है जैसे कि वो हमारा दिन अच्छा बनाने का आशीर्वाद उसे मिलता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स पर्च। और इसलिए उस विनम्र कंडक्टर के बस में सफर करना एक अच्छे मौसम की तरह ही था। एंड हिज ओन सिविलिटी, और उनकी खुद की जो शिष्टता थी, जो उनका बिहेवियर था, बर्ताव था, हिज कॉन्सिलिएटरी यानी उनकी विनम्रता थी, एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स। और उनका जो सुलझा हुआ मजाकिया स्वभाव था उससे उनके यात्रियों पर भी प्रभाव गिर चुका था, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति अगर किसी के कांटेक्ट में आता है तो उनके कांटेक्ट में आने वाले व्यक्ति भी अच्छे से बिहेव करते हैं। यह यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटन हिज ओन टास्क। उनको अपने अच्छे बर्ताव के लिए लोगों से अच्छा बर्ताव मिलता था। हिज गैटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी but a sound investment। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on another road। यहाँ पे लेखक कहते हैं मैंने काफी समय से उनके बस से अभी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है, मुझे पता है कि वह एक अच्छे स्वभाव का इंसान है, और जो किसी भी सड़क पर वो जाएंगे वहां पे आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज कैरिड हिज सनशाइन टू द अनदर रोड टू बी वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड। और वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। एंड आई मेक नो अपोलोजाइज फॉर राइटिंग अ
पैनेजेरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, और मैं एक अनजान बस कंडक्टर के बारे में लिखने के लिए यहाँ पे बोलते हैं कि मैं कोई भी माफी नहीं मांगना चाहूंगा। इफ वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने कहा है कि कुड गैदर, लेखक कहते हैं इफ विलियम वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर ऑन द लोनली मूर, कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि बुद्धि के पाठ उन्होंने एक जोंक उठाने वाले इंसान से इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द लोनली मूर का मतलब है एक दलदल वाली जगह। I see no reason why lesser people should not take lesson in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling। और यहाँ पे ये लेखक बताने का हमें प्रयास कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि अपने अच्छे और विनम्र स्वभाव से कोई चीज को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air। यह सामान्य समझौते की बात है कि बुरा व्यवहार वाले जो लोग हैं रोजमर्रा की छोटी छोटी हरकतों पर अपना प्रभाव डालते हैं और जो अच्छी हवा को भी ठंडा कर देते हैं, यानी अच्छे बर्ताव को भी बुरा बना देते हैं। We must get those civilities back if we are to make life काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। और यदि हमें जीवन को एक दूसरे के लिए प्यार और आराम से बनाना है तो हमें उन क्षमताओं को वापस लाना होगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। वी कैनॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ, और हम कानून को लागू करने के लिए उन्हें वापस नहीं ला सकते। The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि पुलिसकर्मी एक नेसेसरी सिंबल यानी आवश्यक प्रतीक है, एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, और कानून एक समाज, ऐसे समाज के लिए आवश्यक संस्थान है जो अभी भी फरिश्तों से कुछ कम नहीं है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक, लेकिन जो कानून है वो हमें सिर्फ मटेरियल अटैक यानी हाथापाई करके जो कानून है कि जो हाथापाई या फिर शारीरिक हिंसा इसको बोलते हैं हम, कि मटेरियल अटैक हमें शारीरिक हिंसा के हमले में खिलाफ हमारी रक्षा कर सकता है, सिर्फ शारीरिक हमले में। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस, ना कि उस लिफ्टमैन की तरह कि जो हाथापाई करके अच्छे बर्ताव को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, या फिर उस लिफ्टमैन की तरह जो अपना बदला लेने के लिए उस आदमी से अधिक सूक्ष्म और प्रभावी तरीके से विनम्र होकर भी बात कर सकता था। मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज, यानी कि विनम्रता होके, अधिक सूक्ष्म होके, या फिर जो भी अच्छी बातें हैं किसी को हम हाथापाई करके जोर जबरदस्ती करके अच्छे बिहेवियर की अपेक्षा नहीं कर सकते। आई सजेस्ट टू हिम, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मैं उस लिफ्टमैन को ये बताना चाहूंगा दैट ही वुड हैव हैड अ मोर सब्टल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ ही हैड treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं उस लिफ्टमैन को यह कहना चाहूंगा, उसको ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर that he would have had a more subtle and effective revenge, अगर उसको एक अच्छा बदला लेना भी था, उसका बदला और भी अच्छा हो जाता if, यदि he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness, यदि वो उस आदमी को अगर अच्छे तरह से ट्रीट करता तो वो उसकी भी जीत होती और उस आदमी की भी जीत होती जो सही मायने में विजय प्राप्त कर सकती है। He would have had the victory not only over the boor but over himself, यानी कि विनम्र आदमी दिखावे की जीत खो सकता है। He would have had the victory not only over the boor but over himself and that is the victory that counts। इसका मतलब मैंने यहाँ पे दे दिया है कि वो उसकी अपनी भी जीत होती और उस आदमी पर भी वो विजय प्राप्त कर पाता जो कि सही मायने में होती। The polite man may lose the material advantage, कि विनम्र आदमी दिखावे की जीत खो सकता है, बट ही ऑलवेज हैज द स्पिरिचुअल विक्ट्री, लेकिन उसके पास हमेशा आध्यात्मिक जीत रहती है। आई कमेंट टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। यहाँ पे देखिएगा चेस्टरफील्ड, ये लॉर्ड चेस्टरफील्ड की इंग्लिश स्टेट्समैन थे, ऑथर एंड पैटर्न ऑफ लेटर्स। इनका एक उदाहरण यहाँ पे लेकर दे रहे हैं। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पावमेंट्स ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग, यानी कि उनके समय में लंदन की सड़कें पर फुटपाथ नहीं थे और वहां के लोग दीवारें वहां की उस समय पे बहुत बड़ी बड़ी थी, तो दीवार पर चढ़ते थे और इनसे उनके पैर अधिक सूखे रहते थे, गीले नहीं होते थे। I never give the wall to a scoundrel when
The man had the driest footing. I never give the wall to a scoundrel. Scoundrel यानी बदमाश. मैं एक बदमाश को दीवार पर कभी भी चलने नहीं देता. ऐसे किसने कहा? Said a man who met Chesterfield one day in the street. जब चेस्टरफील्ड और एक आदमी आगे की तरफ से आ रहा था, तो उसने चेस्टरफील्ड से कहा कि मैं एक बदमाश को कभी भी दीवार पर चलने नहीं देता. I always do, said चेस्टरफील्ड. लेकिन चेस्टरफील्ड ने क्या कहा कि मैं तो हमेशा चलने देता. स्टेपिंग विथ अ बो इनटू द रोड. बो यानी कि उन्होंने सर झुकाकर वो उसके सामने से रास्ते से उतरकर चले गए. आई होप द लिफ्ट मैन विल अग्री दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट दैन इफ ही हैड फ्लंग द फ्लू इनटू द मड. यहाँ पे लेखक करते हैं आई होप, मुझे आशा है कि लिफ्ट मैन विल अग्री, कि लिफ्ट मैन इस बात से सहमत होगा, दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट, कि उसका जो बदला था वो बहुत ही अधिक अच्छा और बहुत ही मीठा होता. इफ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड, अगर वो उस आदमी को कीचड़ में अगर जैसे कि उसने उस आदमी को कीचड़ में फेंक दिया होता. यहाँ से वो बताने की कोशिश कर रहे कि लिफ्टमैन ने अगर अच्छे स्वभाव, अगर उसको अच्छा रिस्पॉन्ड आगे से मिला नहीं है, चेस्टरफील्ड की तरह अगर लिफ्टमैन भी शांत तरीके से उस आदमी के साथ अगर पेश आता, तो उस लिफ्टमैन की स्टोरी कुछ अलग होती. और यहाँ पे चेस्टरफील्ड की स्टोरी का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि चेस्टरफील्ड क्या कर सकते थे, उसको उठाकर कीचड़ में भी फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, वो शांति से वहां से चले गए. सो इस लेक्चर से डियर स्टूडेंट्स हमें जो मॉरल यानी कि जो नैतिक मूल्य है, ओके, सो वो पढ़ने के लिए मिल रहे हैं. एंड द स्वीटन एटमॉस्फियर या फिर जो पोलाइट एटमॉस्फियर है, that he on saying please, Gardiner points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. So देखिए फ्रेंड्स कि कभी भी अगर आपको किसी से अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप गुस्सा मत होइएगा, अपने गुस्से पर काबू कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ अच्छा बनना है तो आपको अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा. सो इस लेसन से हमें ये सीखने को मिला. इसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का लेक्चर हम अलग से ले लेंगे. आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. मुझे कमेंट में बताना जरूर. एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय.